Hello student, welcome to my channel. Today we will discuss the criticism on नीडा इक्विवेलेंस इफ़ेक्ट के हवाले से। जब नीडा ने ये थेरी पेश की तो उसे उसमें डायनेमिक इक्विवेलेंस के हवाले से डिस्कस किया। यहाँ पे हम मुख्तलिफ जो लिंग्विस्ट हैं उनके क्रिटिसिज्म को डिस्कस करेंगे। उनमें से एक एडवन गैंसलर हैं, ठीक है। टेटलर के बाद इनको हम डिस्कस कर रहे हैं। 1950 और 1960 का जो टाइम पीरियड था वैसे टाइम पीरियड था जब ट्रांसलेशन की जा रही थी पहले तो थेरी के तौर पे ही इसे डिस्कस किया जाता था। अब ये मौसम इरादा होता जा रहा था कि अब जो ट्रांसलेशन है जब उसे सोर्स टेक्स्ट से टारगेट टेक्स्ट में ट्रांसलेट किया जाए तो जो अप्रोच अडॉप्ट की जाए वो प्रैक्टिकल अप्रोच हो, सिस्टमैटिक अप्रोच हो, साइंटिफिक अप्रोच हो। इन पॉइंट ऑफ व्यू पर अब लोगों ने वर्कआउट्स स्टार्ट कर दिया था। इसमें से नीडा की जो साइंस ऑफ ट्रांसलेशन थी, जो कि इन्फ्लुएंस थी नोम चॉम्स्की के कॉन्सेप्ट से, डीप और सरफस जो है स्ट्रक्चर के हवाले से, सेंटेंस के हवाले से, इसी तरह सेमेंटिक और जो कहते हैं ना प्रैग्मेटिक्स के मुख्तलिफ ग्रामर के जो कॉन्सेप्ट्स थे उनसे हेल्प आउट लेके उसने बहुत हद तक कोशिश की कि अपनी थेरी को एज अ साइंटिफिक अप्रोच के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाए। ऑल दो के विद द पैसेज ऑफ टाइम जब मुख्तलिफ लोगों ने इस पर क्रिटिसिज्म किया, जिसमें से एक जो था एडवन गैंसलर थे, वो इसकी मुखालफत करते हैं कि जो थेरी नीडा ने प्रपोज की इट वाज नॉट इंटायरली साइंटिफिक नहीं थी। अब यहाँ पे क्रिटिसिज्म इक्विवेलेंट इफ़ेक्ट के हवाले से बात करते हैं, जैसे कि टेटलर ही को कंटिन्यू हम कर रहे थे पीछे। तो वो कहता था कि जो इक्विवेलेंट इफेक्ट है बेसिकली इट्स सब्जेक्टिव वो चीज़ होती है जिसमें ट्रांसलेटर अपनी जो पर्सनल बाइसनेस होता है उसको ट्रांसलेशन प्रोसेस के अंदर इफ़ेक्ट करता है। जैसे उसकी क्रिएटिविटी है, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग हो जाती है, फिर उसका इनिशिएटिव आ जाता है, ठीक है, उसकी एस्थेटिक सेंस आ जाती है, ठीक है, उसकी लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस आ जाती है। ये तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वो इक्विवेलेंस इफ़ेक्ट को जो है बहुत ज़्यादा असरअंदाज उस पर होती हैं। अब जो टेटलर का प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसलेशन था, ठीक है, उसमें जो हमने प्रीवियस डिस्कस किया था कि वो कहता था कि राइज द क्वेश्चन दैट नीडा थेरी ऑफ द ट्रांसलेशन इज साइंटिफिक। उसने क्वेश्चन ये राइज होना शुरू हो गया कि भाई क्या नीडा की थेरी जो थी मुकम्मल तौर पर एक साइंटिफिक अप्रोच थी? इट मीन्स नीडा थेरी ऑफ ट्रांसलेशन इज सब्जेक्टिव। अगर साइंटिफिक नहीं थी तो क्या उसमें सब्जेक्टिविटी थी? ये इस किस्म के क्वेश्चन जो थे ना अराइज होना शुरू हो गए, ठीक है। और क्या टेक्निक थी जब उसने मीनिंग्स को एनालाइज किया, मुख्तलिफ मीनिंग्स को, और ट्रांसफॉर्म द कर्नल, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनको टारगेट टेक्स्ट सरफेस स्ट्रक्चर में कैसे कैरिड आउट किया इन अ सिस्टमेटिक फैशन में। अब टी जी जी तो आपको रिमेंबर होगा, ये ट्रांसफॉर्मेशनल जो ग्रामर थी, जो कि नोम चॉम्स्की से जनरेटिव ग्रामर में हमने हेल्प आउट ले रहे होते हैं। तो इसी तरीके से ये ऐसे कॉन्सेप्ट थे जिसमें उसने नीडा ने जो नोम चॉम्स्की का जो कॉन्सेप्ट था TGG उससे भी असर लिया था कि किस तरीके से जो कोई भी सेंटेक्स या सेंटेंस होता है उसके स्ट्रक्चर के अंदर जो बेसिक जो कर्नल जो रूल्स होते हैं, जो कि उनके नज़दीक मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में 6 से 12 भी होते हैं, तो किस तरीके से वो इफ़ेक्ट करते हैं उनको भी बताया कि किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होती है टारगेट टेक्स्ट के अंदर, किस तरीके से सरफेस स्ट्रक्चर। आपको यहाँ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि डीप स्ट्रक्चर क्या होता है और सरफेस स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। जो आपका डीप स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर आपके जो बेसिक आइडियाज़ होते हैं, थॉट्स होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, और जो सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, ये रूल्स या कर्नल्स को कहा जाता है, जिसमें आप वर्ड्स या लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए उसे बयान करते हैं। इसी तरीके से ये ऐसे क्वेश्चंस थे, बट दिस क्वेश्चन इज़ डिबेटेबल वेदर द ट्रांसलेटर फ्लो दिस प्रोसीजर इन प्रैक्टिकल और नॉट। अब ये क्वेश्चन था, अगर उसने ये मीनिंग को एनालाइज करने के लिए ये प्रोसीजर अडॉप्ट किया, बेसिक रूल्स को, और बड़ी साइंटिफिक वे से, सिस्टमेटिक वे से चीज़ों को अडॉप्ट करने की कोशिश की, क्या वो इस काबिल हो गया? तो वो कहते हैं रियल जो ट्रांसलेशन होते नीडा डिटेल, हाउएवर जो नीडा था उसने डिटेल डिस्क्रिप्शन दी कि रियल ट्रांसलेशन और सिचुएशन ट्रांसलेशन जो होती है, जो मुख्तलिफ ज़बानों के अंदर
एक इम्पॉर्टेंट रीजॉइंडर होती है जब राइटिंग बहुत ज़्यादा मतलब वेग्यो आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो रही होती है। सोर्स टेक्स्ट से टारगेट टेक्स्ट में ट्रांसलेशन जब हुई होती है तो कर रहे होते हैं, तो रियल ट्रांसलेशन और जो सिचुएशन ट्रांसलेशन होती है, जो रियल ट्रांसलेशन होती है, ये हेल्प आउट करती है उस राइटिंग को जो है ट्रांसलेट करने में। और लेकिन इसके साथ निडा इस बात को भी अवेयर था कि एक उसने जिसमें आप सब्जेक्टिविटी, यहाँ पे जो क्वेश्चन अराइज हुए क्या उसका जो कॉन्सेप्ट था वो सब्जेक्टिव था, पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग से बिलोंग था, बाइस्ड था। तो वो कहते हैं एक बात याद रखेंगे, निडा ने इस बात से बहुत ज़्यादा बाखबर था कि वो ये आर्टिस्टिक सेंसिटिविटी क्या टर्म होती है। ठीक है, आर्टिस्टिक सेंसिटिविटी जो होती है, आपको पता है कि ये एक ऐसी चीज़ होती है जो कि बहुत ज़्यादा इनसेपरेबल पार्ट होती है। जब कोई ट्रांसलेटर, ऐसा हो ही नहीं सकता आप पर्शियन लैंग्वेज से उर्दू लैंग्वेज में ट्रांसलेशन कर रहे हैं, ठीक है, और ट्रांसलेटर हो सकता है कि वो बिलोंग करता हो उर्दू कल्चर के साथ, ठीक है, पाकिस्तानी कल्चर के साथ बिलोंग करता हो, तो वो कल्चर को भी मद्देनज़र रखते हुए अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग को भी इफ़ेक्ट करती है उसकी ट्रांसलेशन के अंदर, जब वो ट्रांसलेशन कर रहा होता है। ऑल्दो के जो ट्रांसलेटर को लिबर्टी होती है कि वो फॉलो करेगी ना, तो वो कहता है कि जब उसने ये कॉन्सेप्ट दिया था इक्विवेलेंस इफेक्ट का, और इसी तरह उसने साइंस ऑफ ट्रांसलेशन दी थी, तो कहते हैं वो इस बात से भी अवेयर था कि टर्म जो आर्टिस्टिक सेंसिटिविटी क्या है और ये इनसेपरेबल पार्ट है। और अब ट्रांसलेशन प्रोसेस के अंदर आप ट्रांसलेशन को और जो आर्टिस्टिक सेंसिटिविटी है उसको कभी भी अलग नहीं कर सकते, और एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जिसे आप अलग नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप लेटर वर्क कर रहे हो तो उसके अंदर अब थोड़ा सा और ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग होगी जब आप एडविन गेंसलर के क्रिटिसिज्म को रीड आउट करेंगे। एडविन जो गेंसलर था, उसका जो कंटेम्प्रेरी थेरी ऑफ ट्रांसलेशन था, जिसके अंदर उसने एक चैप्टर था साइंस ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है, उसमें डिस्कशन किया। वो कहता है कि नीडा का जो कॉन्सेप्ट है उसको उसने डीकंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर एक थेरी है ना डीकंस्ट्रक्शन, उसको जहन में रहे, जिसमें आपका जिसके नज़दीक बहुत से ऐसे मीनिंग्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं टेक्स्ट के अंदर जो बज़ाहिर हमें नज़र नहीं होते, हिडन मीनिंग होते हैं, ठीक है। पहले छोटे छोटे टुकड़ों में चीज़ों को डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, और उसके मीनिंग को फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है, तो उसमें से जो मिसिंग पार्ट होते हैं उनको ढूंढा जाता है। तो जो एडविन गेंसलर था उसने जो है अपना जो चैप्टर है साइंस ऑफ ट्रांसलेशन पर में डिस्कशन किया, किस हवाले से डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी को मद्देनज़र रखते हुए, जो नीडा का जो कॉन्सेप्ट था, उसकी थ्योरी थी, इक्विवेलेंस इफेक्ट, साइंस ऑफ ट्रांसलेशन, इन सब को उसने जो था डिटेल में उसमें स्टडी की। वो कहता है कि ये जो नीडा ने जितनी भी थ्योरी पेश की है ना, वो कहता है कि जैसे कि उसमें ना थ्योरी ज़्यादा है, प्रैक्टिकल कम है, और ये साइंटिफिक अप्रोच नहीं है। और उसका जो मेथड है थ्योरी को, इक्विवेलेंस इफेक्ट को नेचुरलनेस को क्रिएट करने का, तो वो कहता है कि एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखें कि इसके अंदर उसने पर्सनल बाइसनेस को मद्देनज़र रखा है, कि उसने अपनी पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग को जहन में रखते हुए ट्रांसलेशन प्रोसेस को बयान किया, जो कि गलत है उसके नज़दीक। वो कहता है ऐसा लगता है कि जैसे ना ऐसे लगता है कि जो नीडा है, यूजीन नीडा, वो एक ऐसा बंदा नहीं जैसे कोई भी अपने मज़हब का प्रचार करना चाह रहा होता है, ठीक है, और मज़हब का प्रचार करते हुए वो अपने ओरिजिनल टेक्स्ट या अपनी बाइबल के मुतालिक जो चीज़ें हैं उसके बारे में बड़ा ही कहते हैं ना स्ट्रिक्ट उसके कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके प्रिंसिपल उससे डेविएट नहीं करता। वो कहता है कि ये वो बंदा है नीडा, जब उसने थ्योरी को पेश किया, वो कहता तो है ये साइंटिफिक और सिस्टमेटिक थ्योरी, वो कहता है ऐसा नहीं है, उसमें उसने पर्सनल अपनी डिसलाइकिंग को रखते हुए ये कॉन्सेप्ट पेश किया। कौन सा कॉन्सेप्ट पेश किया है? जिसमें वो ट्रांसलेशन प्रोसेस को डिफाइन कर रहा था, ठीक है, इक्विवेलेंस इफेक्ट वगैरह में, डायनेमिक इक्विवेलेंस के अंदर। वो कहता है कि उसने इस बात को अपनी जो पर्सनल डिसलाइक, और वो ऐसे उसने जो आर्गुमेंट्स दिए वैसा महसूस होता है कि वो एक क्रिश्चियनिटी के जो मज़हब है उसको उसकी तबलीग कर रहा है, ठीक है, और उसने वहाँ के कल्चर जो टारगेट टेक्स्ट है जिसमें ट्रांसलेशन की गई है, ठीक है, उसके कल्चर को तो जहन में रखा ही नहीं कि ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी होती है कि हो सकता है कि
कि जो वो प्रचार कर रहा है ओरिजिनल टेक्स्ट का, बाइबल का अगर वो टेक्स्ट ले रहा है और उसे लिटरल ट्रांसलेशन, वो कहता है कि वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन होनी चाहिए। वो कहता है कि उसने जो कॉन्सेप्ट पेश किया है उसमें सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उसने इस बात को जहन में ही नहीं रखा कि ट्रांसलेशन करते हुए हमें सेंस पे फोकस करना चाहिए, ठीक है, ना कि हम उसके लैंग्वेज पे फोकस करें, लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ चीज़ों को देखें। उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपने उसके वर्ड्स, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि हर लैंग्वेज के जो वर्ड होते हैं वो सेपरेट होते हैं, ठीक है, और उनके जो मीनिंग होते हैं वो ड्राइव भी सेपरेट होते हैं। तो वो कहता है कि उसने ये कोशिश किया कि जो उसका रिसेप्टर है वो कन्वर्ट हो जाए क्रिश्चियनिटी की तरफ, और उसने ना ही कल्चर को जहन में रखा है, और जो डोमिनेंट डिस्कोर्स और आइडियाज ऑफ प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी, देखें क्रिश्चियनिटी में भी तो बहुत से आगे जो है फिरके आ जाते हैं, जिस तरह प्रोटेस्टेंट है एक, ठीक है, कैथोलिक हैं। तो ऐसा करता है कि कहता है कि उसने ना अपने आइडियाज़ को, अपने कॉन्सेप्ट को ऐसे जैसे मुबल्लिग, एक मजहबी किस्म का मुबल्लिग है और अपने आइडियाज़ को इम्पोज कर रहा है लोगों पे, वो ऐसे फील हो रहा है। वो कहता है कि और उसने जो टास्क है वो सर्टेन रिलीजियस ग्रुप्स की ले ली है। फॉर एग्जांपल ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि वर्ड ऑफ गॉड इज सेक्रेड और अनअल्टरेबल है, ठीक है। उसने इस चीज़ों को जो है इग्नोर किया है। उसने उसमें जो एडविन जेंसलर था उसने ये क्रिटिसिज्म किया ना कल्चर का ख्याल रखा, रिसेप्टर को क्रिश्चियनिटी की तरफ कन्वर्ट करने की कोशिश की, और जो नीडा का जो एटीट्यूड था इट वाज जस्ट लाइक अ पर्सनल डिसलाइक। और मोस्टली जो आप अगर देखिए ना, ट्रांसलेशन जब स्टार्ट हुई 1950 और 1960 का जो टाइम पीरियड था, उसके अंदर ज़्यादातर थ्योरेटिकल बेस्ड ट्रांसलेशन थी, लेकिन कोशिश की जा रही थी कि जो ट्रांसलेशन है बड़ी सिस्टमेटिक होती जाए, और फील्ड के अंदर बहुत से ऐसे जो इनएक्सपीरियंस्ड जो ट्रांसलेटर हैं उनको गाइडलाइन प्रोवाइड कर दी जाए। और उस टाइम के अंदर मेन इशू यही रहा भी ट्रांसलेशन फ्री होनी चाहिए, लिटरल होनी चाहिए। लेकिन एक बात याद रखें कि नीडा के कंसेप्ट ने एक जो इम्पोर्टेंट हेल्प आउट की, कि जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो शुरू से लेकर स्टार्ट तक, स्टार्ट से जब थेरी से स्टार्ट हुई थी ट्रांसलेशन की, नए से नया कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा था, उस वक्त सारी की सारी जो थेरीज थी वो थ्योरेटिकल वर्क ही था, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे मूवमेंट हुए 1960 1950 में टाइम पीरियड में थोड़ा सा साइंटिफिक अप्रोचेस को अडॉप्ट किया, जिसमें TGG जो है ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर के जो कॉन्सेप्ट हैं, नोम चॉम्स्की के जो कॉन्सेप्ट हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर में, जिसमें क्या होना चाहिए, जो कोई भी सेंटेंस है उसके अंदर उसने मुख्तलिफ किस तरीके से आप डिवाइड करते हैं, वर्ब फ्रेज में, नाउन फ्रेज में, वर्ब के अंदर, ठीक है, एडजेक्टिव्स के अंदर, किस तरीके से उसने डिफरेंट लैंग्वेजेस के हवाले से उसने रूल्स वगैरह बताए, और एक तरह से कोशिश की कि जो ट्रांसलेशन स्टडीज़ को एक सिस्टमेटिक और साइंटिफिक वे से जो है उसको जो है कंटिन्यू किया जाए। रीजनिंग क्या थी जैंसलर के पॉइंट ऑफ व्यू की, क्योंकि वो इसकी सिर्फ और सिर्फ वो कहता था इसकी नीडा, जो यूजीन नीडा है, इसकी सारी की सारी जो है थेरी बेस कर रही है किसके ऊपर, पर्सनल डिसलाइक के ऊपर, ठीक है। और जो थेरी है वो टोटली साइंटिफिक नहीं है। और इसके अलावा लेकिन वो फिर भी कहते हैं कि इसके बावजूद जो यूजीन नीडा की जो थेरी थी ये एक सिस्टमेटिक लिंग्विस्टिक अप्रोच थी, जिसने बाद के आने वाले जितने भी जो ट्रांसलेशन स्टडीज़ और लिंग्विस्टिक स्टडीज़ में जितने वर्कआउट हुए उनको करने वाले लोगों के लिए एक राह हमवार की और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। इसमें एक पीटर न्यूमार्क हैं यूके से, वो इन जैसे ग्रेट नेम्स और मनन कॉलर जैसे नेम जो जर्मनी से बिलोंग करते थे, उनके लिए एक रास्ता हमवार किया कि वो किस तरीके से ट्रांसलेशन स्टडीज़ के अंदर कल्चर से रेलिवेंट भी जो है एक कंसिडर करते हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस के अंदर, ट्रांसलेट के जो क्रिएटिविटी है उसकी सब्जेक्टिविटी के अलावा उसके कल्चर को मद्देनज़र रखें, रिसेप्टर को मद्देनज़र रखें, उसकी मतलब अंडरस्टैंडिंग पर हमारा मकसद जो होना चाहिए वो सेंस फॉर सेंस। अगर हम सेम टू सेम बाइबल ही के वर्ड्स सेम टू सेम, तो हो सकता है कि उतने दूसरी लैंग्वेजेस में उसके जो है अल्टरनेटिव जो वर्ड्स मौजूद ना हों, तो ये बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लमेटिक होता है। टारगेट ऑडियंस के लिए, टारगेट
टेक्स्ट को पढ़ने वालों के लिए। सो अब आप देखेंगे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इसने मज़ीद इम्प्रूवमेंट की राहें हमवार की। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू अंडरस्टैंड माई लेक्चर।